बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास क्या था, सेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल किसे कहते हैं, जो हम पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल किसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। स्पेशली हमारे पास आप एनिमल सेल में देखें तो तमाम एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती है, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन हमारे पास ये है कि ये सेल के अंदर को बाहर एनवायरनमेंट से क्या करता है, अलग करता है, ताकि हमारे पास अंदर की जितनी भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हो वो बाहर मौजूद चीज़ों के साथ मिक्स ना हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरह से एक बाउंड्री का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास इसका क्या है? ऑल सब्सटेंस गोइंग इनटू एंड कम आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर इंटर होती हैं और जितनी भी चीज़ें सेल से बाहर जाती है, तो वो किस चीज़ की मदद से जाती है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से जाती है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक सेल को जो है वाटर की ज़रूरत है, या एक सेल को प्रोटीन की, लिपिड की, या कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो किस चीज़ के ज़रिए इंटर होती है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से इंटर होती है। अब सेल के अंदर तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उसके रिजल्ट में कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर जो है वो इसी सेल मेम्ब्रेन की मदद से निकलता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है सेल मेम्ब्रेन की। आप देख सकते हैं ये इसमें डबल लेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको प्रोटीन भी नज़र आ रहे हैं, जो कुछ इसके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में है और कुछ इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी सेल प्रेजेंट होता है, उनकी सब के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? सेल हैव जेली लाइक मटीरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, यानी इन दोनों के दरमियान जो जेली लाइक मटीरियल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस जेली लाइक मटीरियल के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद होती है, जिसका मुख्तलिफ फंक्शन होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म कंटेन ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च, ग्रेन्स, वाटर, सॉल्ट एंड एक्सक्रीटरी मैटर। यानी हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका एक हमारे पास सॉल्युबल पार्ट होता है और दूसरा इसका इनसॉल्युबल पार्ट होता है। जो इसका सॉल्युबल पार्ट होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हुई होती हैं, तो उसमें स्टार्च, ग्रेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास है इट आल्सो कंटेन टिनी लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कुछ तिनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हर एक ऑर्गेनेल जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यहाँ पर देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर और यहाँ जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जितना भी ये एरिया है
ये सारा हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी नज़र आ रहे हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहे हैं और राइबोसोम भी नज़र आ रहे हैं। ये तमाम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम जो है ये क्या होते हैं, सबसे पहले है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल that contain genetic material DNA। न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। अभी हम लोग इससे पहले जो आप देख चुके थे इस स्ट्रक्चर में, देखिए ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद चीज़ें और जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद चीज़ें हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, जो हम हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है या जो कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर ये ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा हमारे पास है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेन रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो है कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। हमने अभी कहा ना कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये तमाम एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ मीन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि सेल का जो ब्रेन होता है तो वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन जो है वो बॉडी के तमाम डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उन तमाम एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा होता है। क्रोमोसोम टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास हिस्सा लेता है सेल डिवीजन में। मतलब जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस के डिवीजन में क्रोमोसोम डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड फंक्शन है इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इनहेरिट इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। जितने भी इंफॉर्मेशन होती है जो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो तमाम इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस चीज़ की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस भी नज़र आ रहे हैं और साथ में क्रोमोसोम भी नज़र आ रहे हैं। क्रोमोसोम की ये एक फॉर्म आपको यहाँ दी गई है। क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ़िलहाल हम इसके बारे में यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर राउंडेड और एलोंगेटेड सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये राउंडेड एंड एलोंगेटेड सेल ऑर्गेनेल होता है। मतलब ये हमारे पास सेल में प्रेजेंट होते हैं, या राउंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या एलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो है, इसकी ब्रेक डाउन का काम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है और इसकी ब्रेक डाउन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पर इसकी में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक इसकी मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है और दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में होती है, जिसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। इसी क्रिस्टी के अंदर जो है कुछ जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज आर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडीज भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाता है।
गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी बॉडीज़ क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम कैमेलो गोल्जी था, तो उन्होंने अपने नाम से ही इस ऑर्गेनेल को नाम दे दिया था। इसका फंक्शन क्या है? द गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड दैट इज रिसीव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये हमारे पास एक और सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ से जो डिफरेंट प्रोटीन और लिपिड वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी में वो मॉडिफाई मतलब ये है कि वो चेंज हो जाते हैं एक स्पेसिफिक कंपाउंड में, यानी एंजाइम्स वगैरह में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी में उसकी पैकिंग हो जाती है। पैकिंग होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत होती है, वो चीज़ वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। द गोल्जी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ स्टार्क मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज नाउन एज सिस्टर्नी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फोल्डेड मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। इसी फोल्डेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ये पूरा एक स्टॉक सा बना होता है जो कि आपको साइटोप्लाज्म में नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ राउंडेड बॉडीज़ नज़र आ रही है। ये वो राउंडेड बॉडीज़ है जिसके अंदर हमारे पास वो जो सिक्रीशन आई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो इसके अंदर क्या हो जाती है? पैक होने के बाद स्टोर हो जाती है और इसी वेसिकल के फॉर्म में ये यहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज सेल ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वो सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। अब प्लांट सेल में ये क्यों प्रेजेंट होता है, एनिमल में क्यों एब्सेंट होता है? प्लांट में हमारे पास ये इस वजह से प्रेजेंट होता है क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस की मदद से ये सनलाइट यूज़ करते हैं, मतलब सन से ये एनर्जी लेते हैं। उसी एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिसकी मदद से प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। फंक्शन देखिए, इट ट्रैप सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब सनलाइट को ये ले लेता है और उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक इसकी होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी हमारे पास इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि अंदर कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेकाइट। इस पूरे बंडल को कहते हैं ग्रेनम। और इसके अलावा जो खाली खाली जगह है जहाँ पर ये कॉइन्स प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये जो आपको कॉइन्स नज़र आए लाइक थैलेकाइट्स जो है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं स्ट्रोमा की तरफ। वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल आर ऑर्गेनेल्स इन सेल्स। दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स बट आर मच लार्जर इन प्लांट सेल। वैक्यूल जो है ये हमारे पास वो ऑर्गेनेल है जो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये एक होता है, बड़ा होता है साइज़ में और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में ये छोटे छोटे होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये छोटे छोटे जो है वो साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल में ये बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पर होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? आइसोलेटिंग मटेरियल डेट माइट बी हार्मफुल। ये ऐसे मटेरियल को लेते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं। कंटेनिंग वेस्ट
प्रोडक्ट, इसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास जितने भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं उन हार्मफुल मटेरियल को क्या करते हैं, वो बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। इस वजह से इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह प्लांट सेल होता है तो उसकी वजह से प्लांट सेल का शेप जो है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पर देखिए आपको वैक्यूल नज़र आ रहे हैं, प्लांट सेल में भी नज़र आ रहे हैं और एनिमल सेल में भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो प्लांट सेल के बिल्कुल दरमियान में वैक्यूल प्रेजेंट है, और अगर एनिमल सेल में देखें तो दरमियान में वैक्यूल नहीं है बल्कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साइड पे ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर छोटा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट है। जबकि प्लांट सेल में ये ब्लू कलर में आपको जो बड़ा सा नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल है। यहाँ पर लिखा है टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट हम किसे कहते हैं, इस वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, साइड पर होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें एक वैक्यूल बड़ा सा होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं तो वो साइड पर प्रेजेंट होते हैं, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।